गुड मॉर्निंग। हाउस प्रॉपर्टी हेड में एक क्वेश्चन और देखते हैं। श्री लोकेश बड़ैया ने 1 जुलाई 2018 को जुलाई में जयपुर में एक मकान खरीदा है। 1 जुलाई 18 को ही खरीदा है। परचेज जो किया है 18-19 अपना ईयर है ही, और 1 जुलाई 18 को खरीदा है, तो जुलाई से मार्च तक 9 महीनों का ही सारा वैल्यूएशन होगा, क्योंकि उसके पास मकान 9 महीने ही रहा है। इस मकान में 2 रहने की इकाइयाँ हैं। इन इकाइयों पर 7500 और 5000 रुपये नगर पालिका कर दे है, जो 10% है नगर पालिका मूल्य का, और 30 जून 2018 तक के नगर पालिका कर भुगतान विक्रेता कर चुका है पहले से ही। 1 जुलाई 2018 से ही प्रथम मकान में तो लोकेश जो है वो खुद रहता है, वो तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का तो वैल्यूएशन कैसे करते हैं आपको मालूम ही है। और दूसरे मकान जो दूसरी इकाई है उसको 5000 रुपये महीने से किराए पे दे दिया है। इस किराएदार से लोकेश ने एक समझौता किया है, जिसके अनुसार किराएदार द्वितीय इकाई के नगर पालिका कर का भुगतान करेगा। उसके बदले में लोकेश जो है वो किराएदार की निम्न सुविधाओं पर व्यय कर रहा है: मालिक का वेतन, चौकीदार का वेतन, पानी का व्यय, खुले मैदान में रोशनी का व्यय। अच्छा, मकान का स्वामी है वो निम्न कटौतियों का मांग कर रहा है। देखो, ये जो 4 खर्चे किए हैं इसने, मालिक ने किराएदार के लिए, पानी बिजली के, चौकीदार के, मालिक के, तो ये खर्चे उसको करने नहीं चाहिए थे। अब कर दिए उसने, तो उसका जितना किराया आया है उस किराए में से इन 4 खर्चों को कम करते हैं। और मकान का मालिक जो कटौतियों की मांग कर रहा है, मरम्मत, वार्षिक भार, मकान क्रय करने के कानूनी व्यय, ब्याज, तो आपको पता है केवल ब्याज की कटौती हम दे सकते हैं, बाकी कोई भी कटौती दे नहीं सकते। लेकिन ब्याज के लिए भी इसने लिखा है कि ब्याज का भुगतान एक अनिवासी को किया गया है। कोई नॉन रेजिडेंट था, उससे लोन लिया, उसको ब्याज चुकाया, लेकिन उसका TDS नहीं काटा इसने ब्याज चुकाते वक्त। तो अनिवासी को यदि हम कोई भी भुगतान करें तो उसका टैक्स TDS काटना जरूरी होता है, लेकिन इसने नहीं काटा, तो फिर ऐसी स्थिति में इसको ब्याज की छूट नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखने की बात है। और द्वितीय इकाई के नगर पालिका कर का भुगतान किराएदार ने कर दिया, तो नगर पालिका कर यदि किराएदार चुका रहा है तो कोई छूट देंगे भी नहीं हम, इसको पता है आपको। और पहले इकाई का नगर पालिका कर भुगतान नहीं किया तो वैसी छूट नहीं मिलनी। तो आपको लोकेश की मकान संपत्ति से कर योग्य आय याद करना। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहले स्टेप 1, म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट whichever is more but restricted to standard। तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन जो दूसरा मकान है जिसको किराए पे लिया हुआ है इसने, 5000 रुपये नगर पालिका कर है उसका, और नगर पालिका कर जो है वो म्युनिसिपल वैल्यूएशन का 10% है, तो म्युनिसिपल वैल्यूएशन 50,000 हो गया, आपको पता है। लेकिन ये तो साल भर का, अपने को तो 9 महीने को ही लेना है, क्योंकि इसने मकान खरीदा ही 1 जुलाई को है। 50,000 × 9/12 37,500। स्टेप 2, रेंट रिसीव्ड और रिसीव्ड 5000 रुपये महीना है, तो 9 महीनों का 45,000 रुपये हो गया। लेकिन मकान मालिक ने इसके लिए जो जो खर्चे किए हैं किराएदार के लिए, वो इसमें से घटाने अपने को, जिसमें 2400 रुपये तो मालिक का वेतन है, 1200 रुपये चौकीदार का वेतन है, 2000 रुपये पानी का खर्चा है, और 1600 रुपये बिजली का खर्चा है।
ये घटा के लेना है अपने को। 36, 56, 7200 घटा देंगे 45,000 में से 37,800। स्टेप 3, स्टेप 1 और 2, whichever is more, दोनों में से जो ज़्यादा हो, तो 37,800 ज़्यादा है वो ले लेंगे। स्टेप 4, रेंट ऑफ वैकेंसी पीरियड, खाली रहने की अवधि का किराया घटाते हैं हम, लेकिन खाली तो रहा ही नहीं है मकान, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू 37,800। लेस करते हैं इसमें से म्यूनसिपल टैक्सेस पेड बाई ओनर, मकान मालिक ने जो म्यूनसिपल टैक्स चुकाया हो, लेकिन यहाँ तो म्यूनसिपल टैक्स किराएदार चुका रहा है तो ये भी नहीं घटेगा। तो नेट एनुअल वैल्यू 37,800 आ गई। इसमें से लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, तो 37,800 का 30% 11,340 घटाएंगे। और इंटरेस्ट लेस करना नहीं है, क्योंकि इसने इंटरेस्ट का भुगतान अनिवासी को किया है, नॉन रेजिडेंट को किया है, और वो भी बिना टीडीएस काटे किया है, इसलिए इंटरेस्ट नहीं काटेंगे। तो इसकी जो दूसरे मकान से, सेकेंड हाउस से जो इनकम हुई है वो 26,460 रुपये की हुई। ये इसकी टैक्सेबल। पहला मकान इसका सेल्फ ऑक्यूपाइड है, खुद ही रहता है उसके अंदर। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान की नेट एनुअल वैल्यू आपको पता है नील होती है। सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान की नेट एनुअल वैल्यू हमेशा क्या होती है? नील होती है। और इसमें से केवल इंटरेस्ट घटाया जा सकता है, लेकिन इंटरेस्ट का भुगतान तो अनिवासी को हुआ है तो घटाना नहीं है। तो कुल मिला के ये फाइनल आंसर है। लेकिन इसने एक प्रश्न और पूछ लिया कि मान लो यदि पहले मकान में भाई 1 जुलाई से तो वो रहेगा खुद, तो जुलाई से दिसंबर तक वो रहा मान लो, और यदि 1 जनवरी से पहला मकान किराए पे दे दे ये 7500 रुपये महीने पे, तो करियो क्या है कितना? 1 जुलाई से यदि 7500 रुपये महीने पे किराए पे दे, वही हेडिंग लिख देंगे, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सबसे पहले वही स्टेप 1, म्यूनसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट whichever is more but restricted to स्टैंडर्ड। अब पहले मकान का म्यूनसिपल वैल्यूएशन देखो होगा इसका 75,000 रुपये होता है, 7500 रुपये कर के हिसाब से। 75,000 में 9 महीने का ही लेना पड़ेगा अपने को, 56,250। अब आप कहोगे 9 महीने का क्यों लिया, जब किराए पे 3 महीने दिया है। तो म्यूनसिपल वैल्यूएशन तो पूरा ही लेना है, चाहिए 1 महीने भी किराए पे दे, पूरे साल का ही लेते हैं। यहाँ पूरे साल का इसलिए नहीं लिया क्योंकि मकान खरीदा ही 1 जुलाई। हाँ, किराया जब लेंगे ना, अभी जैसे अभी स्टेप सेकंड हम लेंगे, रेंट रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। तो किराया जब ले रहे हैं हम तो 7500 रुपये महीने से 3 महीनों का ही लेंगे, क्योंकि इस इकाई में ये खुद रहता है
और जब खुद रहता है तो दिसंबर तक तो खुद रहा है, तो किराए पे देने का सवाल ही नहीं है। जनवरी से 3 महीनों पे किराए पे दिया है, तो फिर 7500 इंटू 3 22,500 ही लेना है। ठीक है ना, ये बहुत ध्यान रखने की बातें हैं। स्टेप 3 हो जाएगा स्टेप 1 एंड 2, whichever इज मोर। ज्यादा क्या है इसमें, 56,250 है। फिर स्टेप 4 वैकेंसी पीरियड, खाली रहने का किराया तो है ही नहीं, तो घटाएंगे नहीं, तो ये 56,250 ही लिख देता हूँ। स्टेप 4 रेंट ऑफ वैकेंसी फी, तो ये आ गई ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसमें से लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्सेस, लेकिन पहले मकान के म्युनिसिपल टैक्स इसने चुकाई ही नहीं है। जब चुकाई नहीं तो छूट मिलेगी नहीं, आपको पता है। तो पेड बेसिस पे छूट मिलती है, चुकाते हैं तो ही मिलती है। ये नेट एनुअल वैल्यू, इसमें से लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%। तो 56,250 का 30% 16,875 घटा देंगे, कितना बच जाएगा 39375। ये इसकी टैक्सेबल इनकम, क्योंकि इंटरेस्ट भी घटाएगा नहीं, आपको पता है क्यों नहीं घटाएगा इंटरेस्ट, क्योंकि ब्याज का भुगतान इसने अनिवासी को किया है, बिना TDS काटे किया है, इसलिए इंटरेस्ट को घटाना संभव है। तो ये इसकी हाउस प्रॉपर्टी से टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, यदि इसने 3 महीने के लिए मकान को किराए पर दिया। ठीक है, तो ये एक और प्रश्न हमारे सॉल्व हो गया हाउस प्रॉपर्टी का। अब लगभग कंप्लीशन पे ही है हाउस प्रॉपर्टी। देखता हूँ एक आधा क्वेश्चन और कराऊंगा तो कराऊंगा, क्योंकि अब ज़्यादा काफ़ी क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, सारे स्टेप लगभग आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अब आगे फिर नया चैप्टर जो है वो भी स्टार्ट करना है अपने को, तो इसको आप सॉल्व करिए फिर दें। ठीक है, थैंक यू।